सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। माय नेम इज बाबा ए के गौतम। आप देख रहे हैं बाबा साहब के प्रतिरूप में मैं बाबा ए के गौतम, हमारे साथ हमारे सहयोगी मित्र और हमारी टीम मिस्टर श्याम बाबू साहब और बाकी सारे लोग हैं टीम में। और बाकी आप देख सकते हैं, और ये है नई दिल्ली के अंदर एक ग्रेटर नोएडा के पास में है दलित स्मारक। वहाँ पर पहुँचे अचानक तो इतनी भीड़ लग गई हमें देखने के लिए। लोगों ने फ़ोटो खींचना, सेल्फी खिंचाना, कम से कम 3 घंटा मेरे को यहाँ पर लग गया। तो साथियों, ये आप लोगों का बाबा साहब के प्रति प्यार है, मान है और सम्मान है। मैं तो बाबा साहब के आगे कुछ भी नहीं हूँ, मगर मैं और हमारी टीम बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार है और लगी है। और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। और हमारी ज़रूरत हो कभी तो हमें ज़रूर मैसेज कीजिए, हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। और दूसरी बात यह है कि बाबा साहब के कार्य के लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सबसे सही उपाय है, आप हमें सबसे पहले सब्सक्राइब करें और इंस्टा पे फॉलो करें। और इंस्टा पे फॉलो करके आप हमें ज़रूर हाय लिखें, आपका सारा मैसेज हम देखेंगे और सभी से बात करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही कारवा को आगे बढ़ाते रहिए और हमें लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस कारवा को आगे मैं देखो अकेले नहीं बढ़ा सकता, इतनी शक्ति नहीं है, और आप लोगों का थोड़ा सा आर्थिक सहयोग भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं एक QR कोड भी मेंशन कर दूंगा। अगर आप लोग सहयोग करना चाहते हैं बाबा साहब के लिए और बाबा साहब के कारवा के लिए, तो अपना 1 रुपया भी आप लोग डाल सकते हैं, जितना भी हो सके बाबा साहब के लिए। और जो मैं आप हमारी पुरानी वीडियो पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए हम जैसे बाबा साहब ने जो काम किया था, शिक्षा को बढ़ावा दिया था और पाखंडवाद के खिलाफ लड़ा था बाबा साहब ने, और हमें हमारे देश की महिलाओं को मान सम्मान दिलाया था बाबा साहब ने। सारे काम जहां कहीं भी हमारी जरूरत पड़े आप लोग बुलाइए, मैं आके करूंगा। हमारे से जितना होता है हमारी टीम से बाबा साहब की बुक्स, किताबें, कॉपियां और पेन पेंसिल, बच्चों को जो नीडी बच्चे हैं जिनको जरूरत है शिक्षा की, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम तत्पर हाजिर हैं। और आप लोगों से तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आप लोगों का, जो आप लोग हमें इतना लाइक करते हो और फॉलो करते हो। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि आंतरिक झगड़ों से खुद को अलग रखें, अन्यथा नेतृत्व का लालच आपकी ताकत को कमजोर करता है, आपकी स्थिति को खराब करता है और आपके लक्ष्य में बाधक बनता है। इसीलिए आई रिक्वेस्ट टू ऑल फ्रेंड, प्लीज जो आंतरिक मामले हैं, झगड़े हैं गांव घर मोहल्लों में, इन सब से दूर हटकर आप लोग पढ़ाई लिखाई करो, शिक्षा को बढ़ावा दो और अपने भाई बहन सभी को आगे बढ़ाने में काम करो और अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और आगे बढ़ाओ। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा उदहाड़ेगा। और बाबा साहब ने एक और लाइन कही थी, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और हमें अपने अधिकारों के लिए सबसे बेहतर लड़ाई लड़नी चाहिए। इसीलिए अपने संघर्ष को जारी रखो और अपनी शक्तियों को संगठित करो। सत्ता और प्रतिष्ठा संघर्ष के माध्यम से ही आपके पास आएगी। तो ये बहुत ही सही और उम्दा बातें कही हैं बाबा साहब ने, जो अभी लागू होती है हम लोगों के ऊपर। देखिए, बिना सत्ता के हम लोग कमजोर हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि उन शक्तियों को अपनाओ, अपनी शक्तियों को संगठित करो और सत्ता और प्रतिष्ठा संघर्ष के माध्यम से ही आपके पास आएगी। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक ना सत्ता आएगी ना प्रतिष्ठा आएगी। जब सत्ता आ जाएगी तो आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। साथियों, देखिए, भीड़ इकट्ठा करना हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार ये है कि हम कितनों को शिक्षित कर सकते हैं, हम कितने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, हम कितने गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं, हम कितने असहाय लोगों की मदद कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास जहां कहीं भी अपने से, अगर आप कमा रहे हो अच्छा, अगर आप नौकरी पेशा में हैं तो अपने से छोटे लोगों की जरूर मदद करें। यही रिक्वेस्ट है हमारी। और बाबा साहब ने ये भी कहा था साथियों, यह बहुत जरूरी है कि राजनीतिक बागडोर अछूतों के हाथों में आनी चाहिए। इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर एक राजनीतिक
हैसियत प्राप्त करना चाहिए। भारत में छुआछूत को तब तक नहीं मिटाया जा सकता जब तक अछूत वर्ग राजनीतिक तंत्र को नियंत्रित नहीं करते। याद रखना, बहुत जरूरी बात यह है कि राजनीतिक बागडोर अछूतों के हाथों में आनी चाहिए। इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर एक राजनीतिक हैसियत प्राप्त करनी चाहिए। भारत में छुआछूत को तब तक नहीं मिटाया जा सकता जब तक अछूत वर्ग राजनीतिक तंत्र को नियंत्रित नहीं करते। याद रखना, अभी जो लोग सत्ता में हैं, हमारे लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों से अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उन घटिया लोगों से मैं विनती करना चाहूँगा, ये अपनी जातिगत और मनुवादी विचारधारा हम लोगों पे ना थोपे और ना अपनाएं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, और याद रहे कि हम बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़े हैं और किसी के टुकड़ों पे नहीं पलते। हम मेहनतकश लोग हैं, मेहनत मजदूरी कर कर खा लेंगे, मगर किसी के टुकड़ों पर पलने नहीं जाएंगे। याद रखना कि मेहनत करते हैं तब खाते हैं। और हाँ, अपने लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। बाबा साहब ने कहा था 2 रोटी कम खाओ मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। आइए, 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया अंतिम भाषण मुझे पता है जितना मैं आप लोगों को बताता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, इस संविधान सभा के पिछले कार्य की ओर ध्यान देने से यह विदित होता है कि जब यह प्रथम बार 9 दिसंबर 1949 को समवेत हुई थी, उस समय से अब तक 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन हुए हैं। इस समय में संविधान सभा के कुल 17 सत्र हुए। इन 17 सत्रों में प्रथम सत्र 6 सत्र लक्ष्य मूलक संकल्प पारित करने में मूलाधिकार विषयक, संघ संविधान विधेयक, संघ की शक्तियों की प्राप्ति, प्रांतीय संविधान विषयक, अल्पसंख्यक वर्ग विषयक तथा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों विषयक समितियों के प्रतिवेदनों पर विचार करने में लगे। 7वें और 8वें और 9वें और 10वें और 11वें सत्रों में संविधान के मसौदे पर विचार हुआ। संविधान सभा ने इन 11 सत्रों में 165 दिन लगे। इनमें से सभा ने 114 दिन संविधान के मसौदे का विचार करने के लिए लगाए। मसौदा समिति का निर्वाचन संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को किया था। इसकी पहली बैठक 30 अगस्त को हुई। 30 अगस्त से उसकी बैठक 141 दिनों तक हुई और इस समय में वह संविधान का मसौदा तैयार करने में लगी रही। मसौदा समिति के लिए इस कार्य को करने के लिए संवैधानिक मर्यादा दाता के द्वारा तैयार किए गए संविधान के मूल मसौदे में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। मसौदा समिति द्वारा जिस रूप में प्रथम मसौदा संविधान सभा में उपस्थित किया गया था, उसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। विचार स्थिति के समाप्त होने पर संविधान के मसौदे अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 386 हो गई। अपने अंतिम रूप में संविधान के मसौदे में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। संविधान के मसौदे पर भेजे गए कुल संशोधनों की संख्या लगभग 7635 थी। इनमें से सभा में पेश किए गए संशोधनों की संख्या 2473 थी। इन तथ्यों का मैंने इसलिए वर्णन किया है कि स्थिति ऐसी आ गई थी जब यह कहा जाता है कि कार्य समाप्त करने में सभा ने बहुत अधिक समय लगा लिए। वह आराम से चल रही है और लोग धन का अपव्यय कर रही है। गांव में आग लगी रही है और कहार नाचने में मस्त है कि कहावत चरितार्थ हो रही है। कहा जाता है कि क्या यह शिकायत किसी रूप में भी न्याय युक्त है? आइए हम उस समय का विचार करें जो अन्य देशों की संविधान सभाओं ने अपना संविधान बनाने में लगाया। इनके कुछ उदाहरण दीजिए। अमेरिका का सम्मेलन 25 मई 1787 में हुआ था। 17 सितंबर
1787 में उसने अपना कार्य समाप्त कर दिया, अर्थात 4 माह में। कनाडा का संविधान संबंधित सम्मेलन 10 अक्टूबर 1864 में हुआ और 2 वर्ष 5 माह लगाए हुए मार्च 1867 में वह संविधान विधि के रूप में पारित हुआ। ऑस्ट्रेलिया का संविधान संबंधी सम्मेलन 1891 में हुआ और 9 साल बाद जुलाई 1900 में संविधान ने विधि का रूप धारण किया। दक्षिणी अफ्रीका का सम्मेलन अक्टूबर 1908 में हुआ और 1 वर्ष में 20 सितंबर 1909 को संविधान ने विधि का रूप लिया। याद रहे दोस्त, हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा और सबसे बड़ा और सबसे अच्छा लिखित संविधान है। आइए सम्मानित साथियों, थोड़ा सा बाबा साहब के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाबा साहब का प्रारंभिक जीवन में आप लोगों को बता रहा हूँ। याद रहे आप लोगों को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को भारत के मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर की एक सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सतपाल और भीमाबाई की 14वीं और आखिरी संतान थे। उनका परिवार मराठी मूल का कबीर पंथ को मानने वाला था। इनके परिवार का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अंबडवे गांव था। इनका परिवार महार जाति से संबंध रखता था, जो उस समय शोषित वर्ग में आती थी। इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से भेदभावों का सामना करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना में कार्यरत थे। वह सेना की महू छावनी में कार्यरत थे, सूबेदार के पद तक पहुंच गए थे। याद रहे साथियों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, और बाबा साहब के बारे में और भी जानकारियां लेने के लिए आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। और बाबा साहब की जो शिक्षा थी, बाबा साहब का जो संघर्ष था, हम तो उनके आगे अभी कुछ भी नहीं है, और ऐसे ही बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाते रहें आप लोग भी। और पहले से ज़्यादा हमारे समाज में, हमारे बहुजनों में, SC ST OBC जो भी हमारे बहुजन भाई ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों में बहुत सारा बदलाव आया है। और मैं ऐसे ही मैं कोशिश करूं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बीच में आऊं और आप लोगों की परेशानियां सुनूं और आप लोगों को आगे बढ़ाने का